हेलो स्टूडेंट्स, हम कमलेश सिंह क्लास 12 के लिए इंडक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस इंडक्शन में हम लोग जो है फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम लोग फैराडे के नियम पढ़ चुके थे। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम, दो नियमों में हम लोग पढ़ा था कि किसी भी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो मात्रा होती है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के समय दर के बराबर होती है, पहला नियम। और दूसरा नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होता है। इस नियम को हम लोग लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो पहला नियम जो न्यूमैन का नियम, दूसरा नियम जो है लेंज का नियम। इसके बाद से प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा जो कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा, उस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। इसमें आपको दो नियम बताए जाएंगे। पहला नियम तो वही है लेंज का नियम। लेंज के नियम के आधार पर भी हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लेंज का नियम क्या है आपको समझाया गया है कि जब किसी कुंडली से बंद कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इंडक्शन से, प्रेरण से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये जो है फैराडे का नियम है। फैराडे के नियम से हम लोग इस बात को समझे हैं और जानते हैं। इसके बाद लेंज ने इस नियम में क्या बताया, क्या संशोधन किया और क्या इसमें बताया। लेंज ने यह बताया कि जब चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं तो यह कुंडली में धारा इस तरह से उत्पन्न होती है कि वह इस चुंबक के अपने पास आने का विरोध करती है। अब इसमें कुंडली में धारा किस तरह से उत्पन्न होगी, इसके लिए अब ये कुंडली एक चुंबक का, एक चालक पदार्थ की बनी कुंडली जो एक चुंबक का विरोध कब कर पाएगी, जब ये स्वयं में एक चुंबक होगी। और ये चुंबक कब होगा, जब इसमें धारा बहेगी। धारा बहेगी तो ऐसे एक कुंडली है तो इधर वाला फेस जब उत्तरी ध्रुव बनेगा, इधर वाला फेस जब दक्षिणी ध्रुव बनेगा, तभी उत्तरी ध्रुव के आने का विरोध करेगा। और इसके उत्तरी ध्रुव बनने के लिए अगर ये क्या कहते हैं, ये चुंबक अगर इसके समीप आ रहा है तो इसके सामने वाले फेस में उत्तरी ध्रुव बनेगा। उत्तरी ध्रुव बनेगा मतलब धारा की दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दूसरे रूप में इसको देखें कि इस चुंबक को अब हम लोग इससे दूर ले जा रहे हैं, उस समय अब ये कुंडली फिर इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगा और इस बार जो इसमें प्रेरित धारा बनेगी, उस प्रेरित की धारा की दिशा इस तरह से होगी कि इस चुंबक को दूर न जाने दे। और ये तभी संभव है जब इस कुंडली का इधर वाला फेस चुंबक के तरफ, ये दो फेस होगा, एक फेस दूसरा फेस, तो इधर वाला जो फेस है ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा। दक्षिणी ध्रुव बनेगा मतलब इसमें हम लोग यस लिख लेते हैं और यस लिखने के अनुसार, यस के अनुसार इसमें तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार इधर जो कुंडली, इधर से देखेंगे कुंडली को तो धारा जो है क्लॉकवाइज और उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर का सिरा दक्षिण ध्रुव और इधर का सिरा जो है उत्तरी ध्रुव बनता है। यह जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है लेंज का नियम। दूसरा नियम जो है फ्लेमिंग का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। अब मान लीजिए कि अभी ये पहला नियम लेंज का नियम और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दूसरा नियम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, मान लीजिए यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा जो है इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। और इस बोर्ड के तल पर एक चालक स्थिर है और चालक को हम ऐसे मान लें और ये चालक जो एक समान वेग भी से ये बाएं से दाएं की ओर चल रहा है
तो फ्लेमिंग का नियम क्या है? फ्लेमिंग के नियम में हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत करके इस प्रकार फैलाते हैं कि प्रथम अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में। प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में। तो जो मध्यमा होती है ये जो है चालक में बहने वाली धारा, विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो इस सिचुएशन में जहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, चालक जो है एक समान वेग से बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, तो चालक की गति हाँ, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि ये चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा जो चालक की गति, तो चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे माना गया है तल के लंबवत अंदर की ओर और चालक की गति जो है ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति। तो ये अंगुली जो है इसमें बहने वाली धारा को दिखाएगा, धारा की दिशा ये होगी। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का ऐसे हाथ का चित्र बना के ये चुंबकीय क्षेत्र की गति, चालक की गति, प्रेरित धारा की दिशा, ये तीनों बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति। फैराडे के नियमों की उत्पत्ति, दोनों नियमों की उत्पत्ति लेना इसमें। फैराडे के नियमों की उत्पत्ति, फैराडे के दोनों नियमों की उत्पत्ति यहाँ पे हम लोग को दिखाना है। फैराडे के दोनों नियम की उत्पत्ति के लिए हम लोग एक यू आकार का फ्रेम लें। यू आकार का फ्रेम मतलब इस तरह का एक फ्रेम लें और ये MNOP ये स्थिर फ्रेम है और ये फ्रेम जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब इस तल के लंबवत अंदर की ओर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जब भी क्रॉस का चिन्ह बने चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो इस तल के लंबवत अंदर की ओर माना जाता है। इस पे मान लीजिए एक चालक है जो इस पे स्लाइड कर सकता है, इस पे फिसल सकता है JK। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक ये यू आकार का MNOP एक धातु रखा गया है और इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस MNOP चालक को रखा गया है और इस चालक पर आगे पीछे खिसकने वाला एक JK अन्य चालक रखा गया है जो इस पे चलनशील है, मोबाइल है। अब इसमें ये मानना है कि माना ये चालक जो है एक समान वेग v से बाहर को जा सकता है, जा रहा है। तो जब एक समान वेग v से जा रहा है और चालक की लंबाई जो है L है, चालक की पूरी लंबाई जो है L है, तो जब ये चालक इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस दिशा में गति करेगा तो इस चालक में उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगेगा लॉरेंज बल और उन लॉरेंज बल के कारण जो है चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेंगे इस गति के दिशा के विपरीत दिशा में जो है इस परिपथ में विद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये प्रेरित विद्युत धारा जो होगा, इस प्रेरित विद्युत धारा का उत्पत्ति जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल से हुआ है और यह विद्युत वाहक बल जो है इस चालक की गति के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं। इस विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक मोटिव गतिक विद्युत वाहक बल। और चुंबकीय क्षेत्र में चालक के इधर चलने से इसमें धारा इसलिए बहेगी कि अभी हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझे हैं
ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चालक की गति, तो धारा, ये हो गया। अब जब चालक इस दिशा में चलेगा जिसमें धारा I बह रही है, चालक की लंबाई L है, तो इस चालक पे बल लगेगा और वह बल जो है इसकी गति के विपरीत लगेगा, और उस बल की मात्रा कितनी होगी, इस बल की वो अगर हम F डैश मान लें, इस बल की मात्रा होगी F डैश इक्वल टू I/B/L साइन थीटा, और साइन यहाँ पे 90 अंश है, तो ये हो जाएगा I/B/L, चालक पर लगने वाला लारेंज बल। अब इस चालक पे इतना बल लगा, अगर बाह्य बल नहीं होगा तो इसी बल के कारण चालक क्या होगा, यहाँ रुक जाएगा। अब इस चालक को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, या इस धारा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि चालक जो इधर चलता रहे, और चालक पे इस जो इसके विरोधी बल लग रहा है लारेंज बल, उस बल के बराबर इधर बल लगे, लेकिन इसके विपरीत दिशा में लगे। इस प्रकार चालक को हम लोगों को यह बल, आरोपित बल इस पर लगाना पड़ेगा, और आरोपित बल F का मान जो होगा इस माइनस F डैश के बराबर होगा, यानी कि F बराबर माइनस I/B/L। अब यदि यह चालक जो है डेल्टा t समय में डेल्टा x दूरी तय करता है, डेल्टा t समय में डेल्टा x दूरी तय करता है, तो इस चालक पर किया गया कार्य, चालक पर किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य W बराबर F गुणे कितना, डेल्टा x मतलब माइनस I/B/L हो गया F का मान, और डेल्टा x हो गया दूरी, I/B/L इंटू डेल्टा x, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा चालक पर किया गया कार्य। अब जो चालक पे कार्य किया जाएगा, यही कार्य जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोगों को वहाँ प्राप्त होगा, I के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग W बराबर पहुँच चुके हैं, W इज इक्वल टू माइनस I/B/L इंटू डेल्टा x, ये हो गया चालक पर किया गया कार्य। अब डेल्टा x, अब यहाँ पे चूंकि चालक का वेग है v, चालक का वेग v है, इसलिए डेल्टी समय में चालक द्वारा तय की गई दूरी, डेल्टी समय चालक द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा x बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर चालक गुणे समय, तो अब W का मान बदल हो जाएगा माइनस I/B/L, और डेल्टा x के जगह पे v इंटू डेल्टा t। और चूंकि हम जानते हैं I बराबर Q/T, तो यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं हम लोग I इंटू डेल्टा टी। तो ये I और डेल्टा टी मिलके क्या देगा हम लोगों को, तो ये हम लोग को इस सूत्र में दे देगा BL/V इंटू Q, I और डेल्टा टी मिलके हो जाएगा Q। ये हो जाएगा चालक पर किया गया कार्य, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, L चालक की लंबाई है, V चालक का वेग है, और Q जो है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा है। अब हमको पता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा आपको शुरू में ही बताया गया है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में संचालित करने के लिए स्रोत के द्वारा जो ऊर्जा दिया जाता है, उसी ऊर्जा को कहते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, मतलब इस पूरे युक्ति का जिसमें ये धारा बह रही है, विद्युत वाहक गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इस पूरे युक्ति का गतिक विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो गतिक विद्युत वाहक बल, इस E का मान कितना होगा, तो ये होगा W/Q। क्यों, क्योंकि Q आवेश चलाने के लिए इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक आवेश चलाने के लिए तो Q का भाग पड़ेगा, और ये W/Q से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, W/Q से मिल जाएगा E का मान माइनस BL/V इंटू Q/Q। अब इस Q से यह Q कैंसिल होगा, और E का मान मिल जाएगा हम लोग को माइनस BL/V हो गया, ये हो गया किया गया कुल कार्य। इसको मान लें हम लोग समीकरण नंबर 1। अब मान लें समीकरण नंबर 1, हम लोग विद्युत वाहक बल निकाल लिए। अब हम लोग विद्युत वाहक बल निकाले फैराडे के नियम से। अब फैराडे के नियम से हम लोग ये माने कि चालक जो है डेल्टा टी समय में ये डेल्टा x दूरी चल के
डेल्टा टी समय में डेल्टा एक्स दूरी तय करके ये नई स्थिति जे डैश और के डैश पे आ जाता है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा या फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, ये पूरे चालक से बद्ध, पहले इतना चालक भाग था और डेल्टा टी समय में यहाँ पहुँच गया, फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन ये है डेल्टा फाई बी और ये कितना होगा, तो बी डॉट डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब ये हो गया बी, और चूँकि लंबवत है इसलिए वो या इससे भी कर सकते हैं कैसे, चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल परिवर्तन कितना होगा। पहले क्षेत्रफल यहीं तक था, अब क्षेत्रफल यहाँ होगा, तो यानी इतना क्षेत्रफल बढ़ा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल दें, इसका क्षेत्रफल लंबाई इसका यल दिया ही गया है, और ये चौड़ाई इसका हो गया डेल्टा एक्स, तो यल हो गया डेल्टा एक्स। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर कितना होगा, इसलिए फ्लक्स परिवर्तन का समय दर बराबर, तो ये होगा डेल फाई बाई डेल टी, और इसका मान होगा क्या, यहाँ पे बी यल इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी शुरू में जो माना गया है, या डेल्टा एक्स माना गया है दूरी, और डेल्टा टी माना गया है समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा वेग, यानी ये हो जाएगा बी यल भी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करते हैं तो हम लोगों को ये फैराडे का प्रथम नियम मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा डेल फाई बाई डेल टी, इधर एच एस में मिलेगा, क्योंकि आर एच एस जो है यहाँ भी बी एल भी है, यहाँ भी बी एल भी है, तो मिलेगा डेल फाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ई, यानी कि ई इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी। यह है फैराडे का प्रथम नियम कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम यही छिपा हुआ है इसी में, ऋण चिन्ह जो है द्वितीय नियम को अर्थात लेंज के नियम को बताता है कि यह ई जिस कारण से उत्पन्न होता है, ये माइनस में बता रहा है कि यह ई जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। यह हम लोगों का दूसरा नियम या लेंज का नियम। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या सिद्ध किए, इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लॉरेंज बल के आधार पे फैराडे के नियम की उत्पत्ति की। फैराडे के दोनों नियम का यहाँ पे व्युत्पत्ति दिखाया गया आपको। यह है लेंज के नियम के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति। ओके बाय। अगला काम अगले वीडियो में, इसके बाद का टॉपिक।